तो आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी फॉर आवर यूजीसी नेट। वेस्टर्न फिलॉसफी मेनली हमारे जो सिलेबस में है क्लासिकल वेस्टर्न फिलॉसफी, मिडीवल वेस्टर्न फिलॉसफी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, रिसेंट वेस्टर्न फिलॉसफी। सो हम एकदम से शुरू से स्टार्ट करेंगे आज। दैट मीन्स ग्रीक फिलॉसफी। अब देखो, जो ग्रीक फिलॉसफी है ये भी टू पार्ट से है। एक प्री सॉक्रेटिस ग्रीक फिलॉसफी और एक है आफ्टर सॉक्रेटिस ग्रीक फिलॉसफी। प्री सॉक्रेटिस ग्रीक फिलॉसफी में कौन से फिलॉसफर आता है? थेल्स, एनाक्सिमेंस, पिथागोरस, जेनोफिनिस, पार्मेनाइडिस, जेनो, हेराक्लिटस, एम्पेडोक्लेस, एनाक्सागोरस, ल्यूकिपस, डेमोक्रिटस, इन सभी फिलॉसफी। ठीक है। अब ये देखो कि जो एक प्री सॉक्रेटिस फिलॉसफी है ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से बटा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है? देखो, ये जो थेल्स, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेंस, इन सभी फिलॉसफर एक ग्रुप में है। थेल्स, एनाक्सिमेंडर और किसका नाम बोला मैंने? एनाक्सिमेंस। ये जो तीन फिलॉसफर है, इन तीन फिलॉसफर जिस स्कूल से बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका नाम है आयोनियन फिलॉसफी और मिलीशियन फिलॉसफी। ठीक है। थेल्स, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेनेस, these philosophers belongs to Ionian school और Milesian school। और एक स्कूल आता है जो पिथागोरस है, उसका भी एक स्कूल है जिसको हम कहते हैं पिथागोरियन स्कूल। पिथागोरस का जो स्कूल है वो है पिथागोरियन स्कूल। उसके बाद और एक स्कूल आता है जैसे कि इलियटिक स्कूल। इलियटिक स्कूल में तीन फेमस फिलोसोफर है। एक का नाम है जेनोफिनिस, उसके बाद पार्मेनाइडिस, उसके बाद जेनो। और सीक्वेंशियली, ओके, इस बात को दिमाग में रखो कि मैंने जो बोल रहा हूं और सीक्वेंशियली। फर्स्ट आता है आपका आयोनियन स्कूल, उसके बाद पिथागोरियन स्कूल, उसके बाद इलियटिक स्कूल। इलियटिक स्कूल में कौन से फिलोसोफर है? नंबर 1 जेनोफिनिस, नंबर 2 पार्मेनाइडिस और नंबर 3 जेनो। ठीक है। ओके। उसके बाद हेराक्लिटस और एम्पेडोक्लेस आता है। सर ये सेम स्कूल में नहीं, हेराक्लिटस, एम्पेडोक्लेस एंड एनाक्सागोरस एक्चुअली
इन सभी फिलोसोफर इंडिपेंडेंट फिलोसफी, कोई स्कूल के साथ बिलोंग नहीं करता है, कोई स्कूल के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट फिलोसफी है इसका, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद और एक स्कूल आता है आफ्टर एनाक्सागोरस, एटोमिस्टिक। सर फिर से बोलो। हाँ बोलो। ये इंडिपेंडेंट फिलोसोफर के बारे में कौन कौन है, फिर से बोलो। एम्पिडोक्लेस, एनाक्सागोरस, हेराक्लिटस, एम्पिडोक्लेस, एनाक्सागोरस। ओके सर। उसके बाद आ जाता है एटोमिस्टिक स्कूल, एटोमिज्म। इनमें जो फिलोसोफर है, मेनली 2 फिलोसोफर यहाँ पर आता है, एक है ल्यूकिपस और एक है डेमोक्रिटस। ल्यूकिपस एंड डेमोक्रिटस, ठीक है। जब एटोमिज्म खत्म होता है उसके बाद और एक स्कूल आता है जिसका नाम है सोफिस्ट फिलोसोफर, सोफिस्ट फिलोसोफर। सोफिस्ट फिलोसोफर, इस सोफिस्ट फिलोसफी में कौन सा स्कूल फिलोसोफर है? फेमस फिलोसोफर में है प्रोटागोरस एंड जॉर्जियस। प्रोटागोरस एंड जॉर्जियस इन सोफिस्ट स्कूल का फेमस फिलोसोफर है। जस्ट हम 1 और 2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे। ये जो फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है? आयोनियन स्कूल। ये फिलोसोफर है जैसे कि थेल्स, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमेंस, इन सभी फिलोसोफर, मतलब आयोनियन स्कूल का जो फिलोसोफर है उस सबका फिलोसफी का सेंटर पोजीशन है नेचुरल फिलोसफी, मतलब नेचुरलिस्टिक फिलोसफी। जैसे कि थेल्स का जो वर्ल्ड व्यू है वो नाइदर एंथ्रोपोमॉर्फिक नॉर थियोसेंट्रिक बट नेचुरलिस्टिक, मतलब नेचुरलिस्टिक फिलोसफी देता है। जैसे कि देखो थेल्स कहता है कि जगत का, वर्ल्ड का मौलिक फंडामेंटल एलिमेंट क्या है और फंडामेंटल स्टाफ क्या है। उसका कहना है कि वाटर, जल या वाटर जो है वो फंडामेंटल स्टाफ ऑफ दिस यूनिवर्स। उसी तरह जो एनाक्सिमेनिस और एक फिलोसोफर है उसका कहना है कि एयर, एयर जो है वायु, यही जगत का मूल और मौलिक उपादान है, फंडामेंटल स्टाफ ऑफ दिस यूनिवर्स। और वो जो एनाक्सिमेंडर, उन लोगों का कहना है जगत का जो मौलिक उपादान है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, बाउंडलेस समथिंग। उसी तरह जो पिथागोरियन स्कूल है, मतलब पिथागोरस, इन स्कूल का जो फंडामेंटल स्टेटमेंट है जगत का मौलिक उपादान क्या है, ये लोग कहते हैं जगत का मौलिक उपादान जो है वो है संख्या, नंबर। नंबर इज द फंडामेंटल एलिमेंट, सब कुछ नंबर है, सब कुछ हम नंबर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह का उसका सोच और विचार है। उसका सोच और विचार किस तरह का है ना, पिथागोरस का कहना है कि नंबर ही सब कुछ है। उसके बाद ये देखो हेराक्लिटस, इनका कहना है कि
जगत का जो मौलिक उपादान है वो फायर है, अग्नि, फायर। और उसके बाद जो फिलोसोफर आता है एम्पेडोक्लेस। एम्पेडोक्लेस का कहना है कि जगत का जो मौलिक और फंडामेंटल एलिमेंट है वो 4 है, मतलब 4 थिंग्स। क्या क्या? लाइक इंडियन फिलोसफी, चार्वाक फिलोसफी, चार्वाक स्कूल जो कहता है उसी तरह एम्पेडोक्लेस भी कहता है जगत का मौलिक उपादान 4। क्या क्या? वाटर, जल, वायु, एयर, मैटर मतलब अर्थ, पृथ्वी, कितना हुआ? 3 ना? जल, यस सर। अग्नि, वायु। जल, अग्नि और वायु, ये 3 थिंग्स। हाँ, तो उसका कहना है कि ये 4 जो है मतलब एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ये जो 4 है एलिमेंट, ये जगत का फंडामेंटल एलिमेंट है। और उसके बाद जो एनाक्सिगोरास आता है उसका कहना है कि जगत का जो उपादान है कोई एक और कोई 2 नहीं है। प्लुरलिस्टिक अप्रोच एक्चुअली। उसका कहना है कि इन्फिनिट नंबर, असंख्य, मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, द फंडामेंटल एलिमेंट्स फॉर दिस वर्ल्ड। और वो जो इन्फिनिट नंबर मतलब जो मौलिक उपादान है उसको डिस्क्राइब करते हुए उसने एक नाउस वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नाउस का मतलब है माइंड। नाउस का मतलब है माइंड। उसके बाद एटोमिस्टिक फिलॉसफी आता है। एटोमिस्टिक फिलॉसफी और एटोमिज्म का मानना है कि जो जगत का मेन फंडामेंटल एलिमेंट है एटम। इन सभी फिलॉसफर मतलब अब बिफोर सोफिस्ट जो सभी स्कूल आया है, जो सभी फिलॉसफर आया है, सबने कहीं ना कहीं जगत का डिस्क्राइब करते हुए सभी ने मैटर के साथ और नेचुरल जो एलिमेंट है, नेचुरल जो एलिमेंट है उसके साथ कनेक्ट किया है। लेकिन जब सोफिस्ट आता है उन सभी फिलोसोफर ये जो नेचुरलिस्टिक व्यू है वहां से एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से जाता है। तो नेचुरलिस्टिक व्यू टू एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, मैटर की जो कॉन्सेप्ट है वहां से वो लोग कहां पर जाते हैं ना, ह्यूमन पर। इसलिए जब हम देखेंगे कहीं पर भी कभी पर भी हम जब ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तभी ना कहीं ये जो सोफिस्ट फिलोसोफर है उन लोगों का स्टेटमेंट आ जाता है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। जो मैन का जो डिग्निटी, मैन का जो पावर, इसके बारे में बात करते हैं सोफिस्ट फिलोसफी। सो इसी तरह प्री सोक्रेटिस फिलोसफी आता है। उसके बाद और एक फिलोसफी आता है क्या ना, आफ्टर सोक्रेटिस फिलोसफी। आफ्टर सोक्रेटिस मीन सोक्रेटिस तो रहेगा यहाँ पर, उसके बाद रहेगा प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो एंड एरिस्टोटल है आफ्टर सोक्रेटिस। सोक्रेटिस एंड प्लेटो, सोक्रेटिस इज अ टीचर ऑफ प्लेटो एंड प्लेटो वाज टीचर ऑफ एरिस्टोटल। सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो का टीचर है एंड प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल का टीचर है। अब सोक्रेटिस का जो व्यू है, सोक्रेटिस का कोई किताब नहीं था, कोई भी बुक नहीं था, वो डायलॉग के माध्यम से वो अपना व्यू रिप्रेजेंट किया और प्लेटो ने उसका जो किताब है, सभी डायलॉग है, वहां पर सोक्रेटिस का बात कर चुका है। मतलब सोक्रेटिस का व्यू पॉइंट हमें मिलता है कहां पर ना,
प्लेटो की किताब में। इन जो फिलोसोफर है, मतलब सोक्रेटिस एंड प्लेटो, ये लोग क्या करते हैं ना, तो उसके पहले जो फिलोसफी आया, मतलब सफिस्ट फिलोसफी, उसको क्रिटिसाइज करता है। स्पेसिफिकली ये जो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स वाला कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ जो सफिस्ट का फिलोसफी में आता है, नॉलेज इज परसेप्शन, ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, इन सभी फिलोसफी को क्रिटिसाइज करता है कौन? नहीं, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। इन लोगों का कहना है कि मैन इज नॉट द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, और knowledge is not perception, knowledge is not opinion, और truth is not subjective। truth जो है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, truth जो है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ये क्या है ना, प्लेटो एंड सोक्रेटिस का कहना है। उसके बाद एरिस्टोटल आता है। एरिस्टोटल प्लेटो की शिष्य है, मतलब प्लेटो उसका टीचर था और एरिस्टोटल स्टूडेंट। अब एरिस्टोटल क्या करता है ना, वो जो प्लेटो का फिलोसफी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्लेटो की फिलोसफी में जो गलतियां है, जो फॉल्ट है, उसको क्रिटिसाइज करता है। उनमें से एक है कि जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया है, प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया जो है, उसको वो क्रिटिसाइज करता है। क्यों? क्यों? प्लेटो ने देखना कि प्लेटो जब उसका थ्योरी ऑफ आइडिया डिस्क्राइब किया, हम देखेंगे आगे जाकर नेक्स्ट क्लास में कहीं ना कहीं, वहां पर देखना वो दो वर्ल्ड की बात करते हैं, टू वर्ल्ड थ्योरी। टू वर्ल्ड थ्योरी, टू वर्ल्ड थ्योरी क्या है ना, एक तो पार्टिकुलर की वर्ल्ड है और एक है सामान्य की वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्सल की वर्ल्ड। जैसे कि ये जो सर्कुलर, सर्कुलर कहां पर है ना, एक पार्टिकुलर वर्ल्ड में है, और जो सर्कुलरिटी मतलब सर्कुलर का जो यूनिवर्सल, वो कहां पर है, तो एक अलग जगत में है, ये जगत से परे है। सो इन एक वाला थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ आइडियाज, उसको क्रिटिसाइज करता है नहीं, एरिस्टोटल ने करता है। उसने उसको कहता है कि अगर उस सर्कुलरिटी को रहना है तो एक पार्टिकुलर की वर्ल्ड में रहना है, मतलब अगर फॉर्म है तो मैटर के अंदर ही है, वो अलग कहीं दुनिया में नहीं है, अलग कहीं वर्ल्ड में नहीं है। यूनिवर्सल कहां पर है, इस पार्टिकुलर की वर्ल्ड में ही है। एरिस्टोटल का फिलॉसफी में आता है। अब जब प्लेटो एंड एरिस्टोटल का फिलॉसफी खत्म होता है, वहां पर और एक स्कूल आ जाता है, मतलब फिलोसफी का और एक स्टेज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ना मिडीवल फिलॉसफी। बट ये जो मिडीवल फिलॉसफी और उससे पहले जो एरिस्टोटल फिलॉसफी, इन जो गैप है, यहां पर भी कुछ फिलॉसफी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं सेमी सोक्रेटिक फिलॉसफी और आफ्टर एरिस्टोटलियन फिलॉसफी और पोस्ट एरिस्टोटल फिलॉसफी। यहां पर जो स्कूल आ जाता है पोस्ट एरिस्टोटल फिलॉसफी और सेमी सोक्रेटिक फिलॉसफी, वहां पर आ जाता है सिनिकिज्म। सिनिकिज्म, स्टोइकिज्म, ये जो स्कूल है, और जो एपिक्यूरस, एरिस्टिपस, इन सभी स्कूल का फिलोसफी यहां पर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मिडीवल फिलॉसफी। स्कूल ऑफ मेग्रा ऑल्सो पार्ट ऑफ सेमी सोक्रेटिक फिलॉसफी। स्कूल ऑफ मेग्रा, स्कूल ऑफ मेग्रा से और जो सिनिकिज्म, यहां से भी कुछ क्वेश्चन इस टाइम आया था, जो पिछले बार आप लोगों को, जो पिछले मतलब इस टाइम जब नेट हुआ ना, वहां पर कुछ क्वेश्चन यहां से भी आया था। जैसे स्टोइक फिलॉसफी, जो स्टोइक फिलॉसफी का फाउंडर कौन है, वहां पर दिया हुआ था एम्पिरिकलिस। नहीं, स्टोइकिज्म का फाउंडर एम्पिरिकलिस नहीं है, स्टोइक का फाउंडर है जेनो।
जो स्टोइकिज्म है उसका फाउंडर है जेनो। उसी तरह जो सिरेनाइक जो स्कूल है और जो सिनिकिज्म जो स्कूल है उसके साथ जिसका नाम जुड़ा है उसका नाम है एरिस्टिपस। ओके, सो यहां पर भी कुछ फिलॉसफी है जहां से क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। उसके बाद मैं यहां पर कुछ बात कह देता हूं कि देखो, एक तो एपिक्यूरियनिज्म, एपिक्यूरियनिज्म का फाउंडर है एपिक्यूरस, एपिक्यूरियनिज्म का फाउंडर है एपिक्यूरस, और सिरेनाइकिज्म का फाउंडर है एरिस्टिपस, और स्टोइकिज्म का फाउंडर है जेनो। इन सभी बात को भी याद रखना होगा आप लोगों को आपके यूजीसी नीट के लिए। उसके बाद आ जाता है मिडिवल फिलॉसफी, उसके बाद आ जाता है मिडिवल फिलॉसफी। अब देखो मिडिवल फिलॉसफी जो है वो जनरली, और एक बात मैंने कहा कि जो और एक स्कूल ऑफ मेग्रा जो है वो आपका जो सेमी सॉक्रेटिक फिलॉसफी में स्कूल ऑफ मेग्रा, स्कूल ऑफ मेग्रा का जो फाउंडर है वो है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स जो है स्कूल ऑफ मेग्रा का फाउंडर है। ये क्वेश्चन आया था इस बार। यूक्लिड्स जो है वो स्कूल ऑफ मेग्रा का फाउंडर है। स्टोइक का जो फाउंडर है वो जेनो है, और एरिस्टिपस सिनिकिज्म का फाउंडर है। सो ये सभी बात को आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिडिवल फिलॉसफी। मिडिवल फिलॉसफी अगर हम देखेंगे तो यहां पर फेमस 3 फिलोसोफर है। 3 फिलोसोफर जो है यहां पर फेमस है। कौन सा फिलोसोफर? एक तो ऑगस्टिन, एक तो एंसलेम, और एक है एक्विनस, बट इन कुछ ईयर में मिडिवल फिलोसफी में और भी फिलोसोफर से क्वेश्चन आता है। सो मिडिवल फिलोसोफर में, मतलब मिडिवल फिलोसफी में कौन सा फिलोसोफर है? नंबर 1 जहां से स्टार्ट होता है ऑगस्टिन। ऑगस्टिन के बाद आता है स्कॉटस इरिजेना। स्कॉटस इरिजेना के बाद आता है रोसेलिन। सभी सीक्वेंस पे ली। फर्स्ट ऑगस्टिन, उसके बाद जॉन स्कॉटस इरिजेना, उसके बाद रोसेलिन, उसके बाद एंसलेम, उसके बाद पीटर एबलार्ड, उसके बाद थॉमस एक्विनस। थॉमस एक्विनस के बाद आ जाता है विलियम ऑक्खम। इस तरह का फिलोसोफर। बट हमें मेनली पढ़ना है जो यहाँ पर वो है इन 3 फिलोसोफर, ऑगस्टिन, एंसलेम एंड एक्विनस। यहाँ पर जो फिलोसफी है जनरली क्रिश्चियन फिलोसफी, रिलीजियस्टिक फिलोसफी यहाँ पर है। यहाँ पर हमें वो जो प्रॉब्लम इविल का जो कॉन्सेप्ट है ऑगस्टिन का वो मिलेगा। यहाँ पर हमें जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है थॉमस एक्विनस का वो मिलेगा। यहाँ पर हमें ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है गॉड के लिए एंसलेम का वो मिलेगा। ये जो 3 फिलोसोफर है, इन 3 फिलोसोफर 2 तरफ से बटा हुआ है। एक तो प्लेटो का फैन है और एक एरिस्टोटल का फैन है। ये जो एंसलेम एंड ऑगस्टिन एंड एंसलेम, इन 2 फिलोसोफर क्या है ना, प्लेटोनिक रियलिज्म पर बिलीव करता है। बट एरिस्टोटल जो है, एक्विनस जो है वो एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्चुअलिज्म में बिलीव करते हैं। मतलब एक्विनस एरिस्टोटल का फैन है और ऑगस्टिन एंड एंसलेम प्लेटो का फैन है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे प्लेटो एंड एरिस्टोटल का
फैन। उसके बाद मिडिवल फिलोसफी जहां पर खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है मॉडर्न फिलोसफी। मॉडर्न फिलोसफी में हम देखेंगे कहां से स्टार्ट होता है ना, रेने देकार्त से स्टार्ट होता है। रेने देकार्त फाउंडर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। और जो ग्रीक फिलोसफी, मतलब अगर हम कहेंगे कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी का फाउंडर कौन है ना, वो थेल्स है, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी थेल्स, और फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी रेने देकार्त। वो देकार्त से स्टार्ट होता है। लेकिन ये मॉडर्न फिलोसफी जो है ये भी दो तरह से बटा हुआ है। एक तो रैशनलिज्म और एक है आपका इम्प्लिसिज्म। रैशनलिज्म एंड इम्प्लिसिज्म। रैशनलिस्ट फिलोसोफर कौन सा है ना, आपका रेने देकार्त, लाइबनिज एंड आपका स्पिनोजा। पहले होता है रेने देकार्त, उसके बाद स्पिनोजा, उसके बाद लाइबनिज। और इम्प्रेसिव जो फिलोसोफर है वहां पर आता है जॉन लॉक। उसे हम ये भी कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म। आफ्टर लॉक बार्कले आता है, उसके बाद ह्यूम। यहां पर खत्म होता है ये रैशनलिज्म और इम्प्रेसिज्म का जो संघर्ष। क्यों? क्योंकि आफ्टर ह्यूम जो फिलोसोफर आता है उसका नाम है इमानुएल कांट। इमानुएल कांट। इमानुएल कांट क्या करता है ना, वो जो इम्प्रेसिज्म एंड रैशनलिज्म का जो संघर्ष है उसको खत्म करता है और उसका जो क्रिटिकल फिलोसफी एस्टैब्लिश करता है। अब देखो ये जो रैशनलिज्म, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रैशनलिज्म फिलोसफी का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है नॉलेज का जो सोर्स है वो रीजन है। रीजन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। सिर्फ रीजन ही सोर्स है और कुछ नहीं है। और जो इम्प्रेसिज्म का कहना है, उनका कहना है कि एक्सपीरियंस जो है वही नॉलेज का सोर्स है। और वो जो क्रिटिकल फिलोसफी इमानुएल कांट का कहना है कि रीजन एंड एक्सपीरियंस बोथ नॉलेज का सोर्स है। कोई एक से नॉलेज नहीं बनता है, दोनों ही चाहिए। उसके बाद पोस्ट कांट फिलोसफी आता है, जैसे कि हेगेल, ब्रैडले। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्टेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसफी, मतलब रिसेंट वेस्टर्न फिलोसोफर आ जाता है, जैसे कि फ्रेगे, रास्सेल, इन सभी फिलोसोफर यहाँ पर आ जाता है। फ्रेगे, रास्सेल, विटगेन्स्टाइन, इज़ियर, कार्नफ, जी मूर, इन सभी फिलोसोफर आ जाता है। वहां पर भी हम देखेंगे कि एक लैंग्वेज फिलोसफी होता है, लिंग्विस्टिक फिलोसोफर आ जाता है यहाँ पर। कुछ फेनोमेनोलॉजिकल फिलोसोफर आ जाता है, जैसे हुसर्ल। कुछ फिलोसोफर आ जाता है एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर, जैसे कि हाइडेगर, शास्त्रे, किरकेगार्ड, नीत्शे। और उन लोगों का जो फिलोसफी खत्म होता है वहां पर आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर, पोस्ट मॉडर्निज्म, जैसे कि इमानुएल लेविनास, रिचर्ड रॉटली, जैसे कि हेबरमास, जैसे कि फूको। इन सभी फिलोसोफर आ जाते हैं। इसी तरह है वेस्टर्न फिलोसफी का रोड मैप। रिसेंट टाइम में जो फिलोसोफर है हेबरमास, नोम चॉम्स्की, इन सभी रिसेंट टाइम का फिलोसोफर। ओके, सो ये टोटल वेस्टर्न फिलोसफी का एक फ्लो है, एक वे है। और आज हम डिस्कस करेंगे वो जो पहला फिलोसोफर है वेस्टर्न फिलोसफी, जहां से स्टार्ट होता है। कहा ना, आपका थेल्स से। अब थेल्स से स्टार्ट करने से पहले
जो फिलॉसफी जो टर्म है उसको हम समझ सकते हैं। फिलॉसफी जो वर्ड है वो आता है 2 ग्रीक वर्ड से। दैट मीन्स द वर्ड फिलॉसफी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। नंबर 1 फिलॉस एंड नंबर 2 जोफिया। फिलॉस एंड जोफिया और सोफिया भी कह सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। और एक भी मीनिंग है इसका द फ्रेंडशिप। सो फिलॉसफी का मतलब एक होता है लव ऑफ विजडम और एक होता है द फ्रेंडशिप। और जो फिलॉसफी जो लोग देता है उसको हम कहते हैं फिलॉसफर। अब फिलॉसफर को हम क्या कह सकते हैं? तो फिलॉसफर में बी कॉल्ड द वाइस मैन। वाइस मैन कह सकते हैं हम। फिलॉसफर को हम कहेंगे वाइस मैन। सो फिलॉसफर कौन होता है? जो नॉलेज को चाहता है, जो चाहता है कि नॉलेज गेन हो, नॉलेज गेन हो। दैट मीन्स फिलॉसफर एज अ सीकर आफ्टर विजडम, एज अ सीकर आफ्टर विजडम। अब देखो ये जो फिलॉसफर का क्या वो लोग क्या डिस्कस करते हैं, मतलब उसका क्वेश्चन क्या है? सो इसका आंसर हमें मिलेगा जो कांट है उसका फिलॉसफी से। सो अकॉर्डिंग टू इमानुएल कांट द मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर जो है मतलब उसका फिलोसफी जो है उनका 3 प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 व्हाट कैन आई नो, मैं क्या जान सकता हूं। व्हाट आई ought टू डू, मैं क्या कर सकता हूं। और व्हाट मे आई होप, मैं क्या आशा कर सकता हूं। एक 3 क्वेश्चन, 3 प्रॉब्लम्स of philosopher. In the Western modern philosophy, Kant outlined the problems of philosophers or philosopher. 3. Number 1, what can I know? Number 2, what I ought to do? And number 3, what may I hope? It's 3 question. अभी जो फिलॉसफी इसका उत्पन्न कहां से होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि अराइज कहां से होता है। इसका हमें आंसर कहां से मिलेगा? ना एक एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है। एरिस्टोटल कहता है कि फिलोसफी अराइज होता है आउट ऑफ वंडर। फिलोसफी का जो अराइज होता है मतलब उसका उत्पन्न होता है वंडर से। फिलोसफी अराइज फ्रॉम वंडर। ओके, ये एरिस्टोटल का कहना है। ये किसका कहना है स्टेटमेंट? ये भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का नेट का। हु सेड दिस? फिलोसफी अराइज फ्रॉम वंडर, एरिस्टोटल सेड दिस। ओके, सो फिलोसफी यहां से उत्पन्न होता है। अब हम जो मेनली आज का जो डिस्कशन है वहां पर जाएंगे कि थेल्स का फिलोसफी। देखो थेल्स का जो फिलोसफी है ग्रीक फिलोसोफर में जो पहला वाला फिलोसोफर है थेल्स, इसका फिलोसफी अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि इसका कोई किताब नहीं है। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला? इसके बारे में हमें पता चला एरिस्टोटल की किताब से। एरिस्टोटल का जो किताब है वहां से हमें पता चला कि एक फिलोसोफर था थेल्स। उसका फिलोसफी क्या था? नंबर 1, द फंडामेंटल स्टफ ऑफ द यूनिवर्स इज वाटर। इस जगत का मौलिक जो उपादान है वो वाटर है। एक नंबर उसका। अब उसने वाटर को क्यों जगत का मौलिक उपादान कहता है? व्हाई? सो बिकॉज उसका कहना है कि बिकॉज वाटर एडमिट्स ऑफ बीइंग वेपर्स, लिक्विड एंड सॉलिड। ये जो वाटर है वो वाष्प में बदल भी सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है। ओके, जैसे कि when water is
heated, it assumes the form of vapor. When chilled, it becomes solid. When it's allowed in its natural course, then it is following stream. So इनमें से सभी फीचर्स है, इसलिए उसका कहना है जगत का जो मौलिक उपादान है, मतलब जगत जहां से बना हुआ है वो वाटर ही है। ये है उसका पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला उसका स्टेटमेंट है जो जगत मतलब अर्थ जो है वो कैसा है, लाइक अ डिस्क जो वाटर के उस पर भासमान है। उसका कहना है अर्थ इज अ डिस्क फ्लोटिंग ऑन द वाटर। वाटर के ऊपर वो भासमान है, मतलब वाटर के ऊपर फ्लो करता है और वो डिस्क की तरह है। ये जो अर्थ का शेप लेकर एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमीन्स और एथेल्स का कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि हमारा जो एनाक्सिमेंडर, उसका क्या कहना है, जे जगत जो है मतलब वर्ल्ड जो है, अर्थ जो है वो सिलिंड्रिकल है। अर्थ इज सिलिंड्रिकल से। एथेल्स का कहना है अर्थ इज अ डिस्क, चकती। ओके, सो ये उसका दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तो उसका कहना है कि ये जो जगत का कहीं भी थिंग्स है उसके अंदर क्या है, लाइफ है, मतलब ऑल थिंग्स आर लिविंग। जैसे कि उसका कहना है कि मैग्नेट जो है वो लिविंग एंटिटी है। मैग्नेट क्यों लिविंग एंटिटी है, वो कहता है कि मैग्नेट क्या करता है ना, अदर थिंग्स को उसकी तरफ वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है। He regarded magnets as something living, for it attracts things towards itself. खुद की तरफ उसको खींचता है। Okay, that's why he said all things are full of gods. सब कुछ गॉड से पूर्ण है। All things are full of gods. ये इसका तीसरा वाला स्टेटमेंट है। अब ये जो थेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, क्योंकि देखो उस टाइम में इस जगत का स्वरूप क्या है, जगत कहां से बना हुआ है, वर्ल्ड का शेप क्या है, इस तरह का सोचना भी एक हाई लेवल का थिंकिंग है उस टाइम में। ओके, मतलब 624 to 550 BC जो है, उस टाइम में सोचना कि जगत का नेचर क्या है, वर्ल्ड कहां से आया है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है। उसके बाद और एक चीज भी है यहाँ पर कि जो थेल्स जो है वो एक साइंटिफिक वे से बार्थ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। उसका जो बार्थ सिस्टम का रिप्रेजेंट करना, मतलब बार्थ सिस्टम को एक्सप्लेन करना टोटली साइंटिफिक वे से उसने किया था। उसके अलावा उसको अगर उसका फिलोसफी में हम देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि उसने एक चीज दिया था, मतलब थेल्स डिस्कवर हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ शिप एट सी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट 2 points. Thales discover how to calculate the distance of a ship at sea with the help of observation taken 2 points, and how to calculate the height of a tree or pyramid from the length of its shadow. ये 2 डिस्कवर उसने किया था उस टाइम में। ये रासेल का कहना है। रासेल कहता है कि थेल्स डिस्कवर हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ शिप एट सी with the help of observation taken at 2 points,
And number 2, how to calculate the height of a tree or pyramid from the length of its shadow. और जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो फिलॉसफी है थेल्स का, ये नेचुरलिस्टिक है, मतलब इट वाज नाइदर एंथ्रोपोमॉर्फिक और नॉट थियोसेंट्रिक. ओके, सो ये थेल्स का फिलॉसफी है. बहुत ही छोटा सा फिलॉसफी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि किसने कहा जगत का मौलिक उपादान जल है, किसने कहा अर्थ जो है वो डिस्क है, किसने ये डिस्कवर किया था कि डिस्टेंस ऑफ शिप एंड सी का जो डिस्टेंस है वो 2 पॉइंट्स से डिस्कवर किया था, और किसने वो जो ट्री का हाइट और पिरामिड का हाइट उसका शैडो का लेंथ से डिस्कवर किया था. इन सभी चीज क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में. उसके बाद वो जो आयोनियन स्कूल का दूसरा फिलोसोफर है उसका नाम है एनाक्सिमेंडर, और एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर. इसका फिलोसफी में मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है ना, उसका कहना है कि जगत का जो मौलिक उपादान है, प्राइमरी मैटर ऑफ दिस वर्ल्ड, बाउंडलेस समथिंग. अब ये जो बाउंडलेस समथिंग है ये क्या है? ये बाउंडलेस समथिंग जो है वो कहता है कि इन्फिनिट है, एक गॉड है. मतलब वो जो बाउंडलेस और इन्फिनिट जो थिंग्स है गॉड है. और ये वाला जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? ना, एनाक्सिमेंडर. एनाक्सिमेंडर इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. गॉड का फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो है पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ना, एनाक्सिमेंडर ने. एनाक्सिमेंडर ने इंट्रोड्यूस किया था. अब ये देखो, गॉड को सुनकर आपको लगा होगा कि कोई स्पिरिचुअल एंटिटी है. नहीं, कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि गॉड जो है स्पिरिचुअल है. दैट मीन्स वो एनाक्सिमेंडर का कहना है कि गॉड मैटर है. ओके, दिस गॉड नो डाउट इज मैटर, ये मैटर है. लेकिन ये वाला जो गॉड है वो माइथोलॉजिकल और एंथ्रोपोमॉर्फिक भी नहीं है. दिस गॉड इज नॉट माइथोलॉजिकल और नॉर एंथ्रोपोमॉर्फिक. और उसके बाद और एक बात है कि इसका जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो पॉलीथिज्म या पैंथीज्म या पैनेंथीज्म वाला नहीं है. इसका गॉड का कॉन्सेप्ट है मोनोथिस्टिक. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. एनाक्सिमेंडर जिस गॉड के बारे में बात करते हैं वो क्या है? स्पिरिचुअल नहीं है, वो मेटेरियल है. दूसरे वाला वो जो गॉड के बारे में बात करते हैं वो माइथोलॉजिकल और एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है. तीसरा, वो जो गॉड के बारे में बात करते हैं पॉलीथिस्टिक अप्रोच भी नहीं है, वो पैंथिस्टिक अप्रोच भी नहीं है. वो क्या है? मोनोथिस्टिक अप्रोच. मतलब वो एक गॉड के बारे में बात करता है. ओके, और वो जो जगत के बारे में बात करता है, मतलब अर्थ के बारे में बात करता है, वो कहता है कि ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल. उसके बाद तीसरा जो फिलोसोफर आ जाता है यहाँ पर वो एनाक्सिमेनिस. एनाक्सिमेनिस तीसरा फिलोसोफर आयोनियन स्कूल का. ये जो तीसरा फिलोसोफर है मतलब आयोनियन स्कूल का, इनका भी वही फंडामेंटल एलिमेंट क्या है जगत का? वो कहता है कि यार जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है. जगत का जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो एयर है. क्यों जगत का फंडामेंटल एलिमेंट एयर है? क्योंकि कहता है कि ये जो एयर है, वायु है, वो उसके अंदर मोबिलिटी है, उसके अंदर चेंजेबिलिटी है, उसके अंदर इनर वाइटलिटी है. He said air as the first things because of its mobility, changeability and inner vitality.
वो चेंज हो सकता है, उसके अंदर गति है, उसके अंदर इनर वाइटलिटी है, इसलिए उसने ईआर को जगत का मौलिक और फंडामेंटल एलिमेंट माना है। एनेक्सिमेंस की फिलोसफी में और एक चीज है जो है कंडेंसेशन एंड रियरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाता है कि किसने कंडेंसेशन एंड रियरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कंडेंसेशन एंड रियरिफिकेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन सिंपली मीन्स कंपैरिजन ऑफ द एयर इन अ नैरो स्पेस। कंडेंसेशन का मतलब है कि वो जो एयर जो है जगत का फंडामेंटल एलिमेंट, वो नैरो स्पेस में जब आ जाता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और रियरिफिकेशन मीन्स एक्सपेंशन। जब एयर ग्रेटर स्पेस में जाता है उसको हम कहते हैं रियरिफिकेशन। सो रियरिफिकेशन मीन्स expansion of the air in the greater space. Rearification means expansion of the air in the greater space. So by rearification, air assumes the form of fire. So rearification में air कहाँ पर पहुँचता है? ना fire में। And condensation में वो कहाँ पर पहुँचता है? ना वो stone में। सक्सेशन के माध्यम से, मतलब एक सक्सेसिव वे से। उसका कहना है कि बाय सक्सेसिव कंडेंसेशन इट गिव्स राइज टू वाटर, अर्थ एंड स्टोन। सो बाय कंडेंसेशन जो एयर था वो पहले वाटर बनता है, उसके बाद वो अर्थ बनता है, उसके बाद वो स्टोन बनता है, और वो जो रियरिफिकेशन में वो फायर बन जाता है। सो इस तरह की कंडेंसेशन और रियरिफिकेशन को उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये जो कंडेंसेशन एंड रियरिफिकेशन का जो अंदर जो डिफरेंस है वो कौन से टाइप का डिफरेंस है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। सो यहाँ पर एनाक्सिमेंस का कहना है कि ये जो डिफरेंस है दोनों का एक क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, परिमाणक डिफरेंस है, क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। बिकॉज क्वांटिटी कैन एक्सप्लेन द क्वालिटी अकॉर्डिंग टू हिम। क्वांटिटी कैन एक्सप्लेन द क्वालिटी, क्वांटिटी कैन एक्सप्लेन द क्वालिटी। ओके, सो यही है 3 आयोनियन फिलोसोफर। और आज का जो क्लास में हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन ग्रीक फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी, एंड उसके साथ साथ ये 3 आयोनियन स्कूल हमने डिस्कस किया। यहाँ पर